वेलकम बैक। आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 388। इस सभी टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए, आज का टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे और इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का है। पीएम अजय योजना खबरों में है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की गई है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। एक प्रश्न तो ये हो गया। अब एक प्रश्न ये भी है कि ये किस वर्ग से संबंधित है? पीएम अजय किससे या किन से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये है इसका फुल फॉर्म। तो योजना किस से हो गई है? ये हो गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बी है इसका आंसर, पीएम अजय। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री राज्यसभा को पीएम अजय योजना के बारे में जानकारी दी। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। मिनिस्ट्री है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एन्नोर क्रीक खबरों में रहा। यह क्रीक किस किस राज्य में है? एन्नोर क्रीक, ये तमिलनाडु। एन्नोर क्रीक तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में स्थित एक बैकवाटर है। और एन्नोर क्रीक वंकिंगम नहर और सेस-पुलिकट जल प्रणाली के साथ स्थानीय मछुआरों के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए न्यूज़ में। तीसरा प्रश्न है, एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने का एक कार्यक्रम है, RAMP। इसको किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा? एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने का कार्यक्रम, इसको सहायता प्रदान करता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। यूपीपीएससी आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप। ये नंबर है, इस पर कॉल है व्हाट्सएप करके। देखिए, एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने कार्यक्रम को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य है भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना। इसे कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2022 में। और एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने, ये जो कार्यक्रम है, प्रशासनिक और कार्यात्मक निकाय के रूप में काम करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की स्थापना की गई। ये प्रश्न है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्र ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक और बैकरूम बैंक आदि निम्नलिखित में से किस मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइए। मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्र हैं ये, यानी समुद्र में ऐसा स्थान जहां मछलियों के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना, उनके पकड़े जाने की बेहतर दशाएं उपलब्ध। पैसे रखने वाला बैंक नहीं है। यह है अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो मत्स्य पालन का विश्व प्रसिद्ध है, जिसका विस्तार न्यू फाउंडलैंड और न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड से उत्तर में लेब्राडोर तक है, जिसमें कई छोटे द्वीप बैंक स्थित हैं, जैसे कि ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, बैंकरूम बैंक, सेवियल द्वीप, सेवियल द्वीप बैंक आदि, ये सभी। और इसमें स्थित ग्रैंड बैंक जो है वो सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला। पांचवा प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? भूमि राशि पोर्टल को स्थापित किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सीधे सीधे याद रखिएगा, भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में रही एंड्रिया मेलो गुफा किस देश में स्थित है? एंड्रिया मेलो गुफा, एंड्रिया मेलो गुफा, यह है मेडागास्कर में। डी है इसका आंसर।
तो एंड्रिया मेलो गुफा जो है ये पश्चिमी मेडागास्कर में स्थित है और यह एक विस्तृत कास्ट क्षेत्र है। कास्ट क्षेत्र क्या होते हैं, ज्योग्राफी में कई बार प्रश्न बनाया हमने, जिसमें दक्षिण में पार्स नेशनल डी बेमराहा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और उत्तर में अल्प अध्ययनित एंट सिंगिमी मावो कास्ट क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, एंड्रिया मेलो गुफा पश्चिमी मेडागास्कर में वो एक विस्तृत कास्ट क्षेत्र है जिसमें दक्षिण में पार्स नेशनल डी बेमराहा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसके उत्तर में अल्प अध्ययनित एंट सिंगमी मावो कास्ट क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? बीपी बाडिया, लाला लाजपत राय, नारायण मेघाजी लोखंडे या सेराबजी सापूरजी बंगाली। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता है नारायण मेघाजी लोखंडे। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वर्ष 1890 में एन.एम. लोखंडे, पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, ने बॉम्बे मिल्स हेंस एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। और उन्होंने बॉम्बे मिल हेंस एसोसिएशन की स्थापना की और मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। एक रोग है पछेती झुलसा रोग, ये जो बीमारी है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाती है? धान, गेहूं, आलू, कपास। पछेती झुलसा रोग ये आलू की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। पछेती झुलसा रोग जो कि होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कवक से, यानी फंगल ये बीमारी है और यह आलू की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसके परिणाम स्वरूप उचित नियंत्रण उपाय नहीं अपनाए जाने पर थोड़े समय में आलू की फसल बर्बाद हो सकती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट डिसीज। ठीक है, लेट ब्लाइट डिसीज किसकी बीमारी? आलू की। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ जिसने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कृषि, उत्पादन, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी क्या होते हैं ये पढ़ा है कई बार। देखिए, उत्तर प्रदेश ने होटल यानी रेस्तरां, परिवहन, संचार, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि के साथ तृतीय क्षेत्र में तेजी से विकास हासिल किया। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में योगदान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है? पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय में योगदान देता उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। तो उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है और राज्य का कुल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वर्ष 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 22-23 में बढ़कर हो गया कितना? 22.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? श्री राम लला दर्शन योजना, देखिए ये जगह विद्यमान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए ये योजना है कि वहाँ से उनको छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश में जाकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी। एक योजना उन्होंने चलाई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। और तीर्थ यात्रा की पात्रता कौन है? 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। ठीक है, वो जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले उनका एक मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा, अगर फिट हैं तो जाएंगे वो। और प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ले जाकर। एक योजना उनकी।
12वां प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, 2022 की बात हो रही है। 2022 में किस या किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? देखिए यार, 2022 में जिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसका नाम है अचंता शरत कमल। ठीक है, अचंता शरत कमल ऑप्शन नंबर ए। और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं? जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये राष्ट्रीय खेल। पुरस्कार क्या होते हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब। इनको देता कौन है? राष्ट्रपति भारत के। तो 2022 का अचंता शरत कमल को मिला है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित इनको किया गया। ऑप्शन में जो अन्य खिलाड़ी थे, जैसे कि मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित, निखत जरीन मुक्केबाजी से संबंधित, सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित। अब एक प्रश्न तो वो हो गया 22 वाला, जो पूछा ही जाएगा, मतलब जिसके पूछे जाने की संभावना है। 23 वाला भी मिला है, लेकिन वो हाल ही में मिला है, इसके पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, पीसीएस में पूछा जा सकता है क्योंकि उसका एग्जाम मार्च में है। तो हाल ही में 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। ठीक है, किन खेलों के लिए? मेजर ध्यानचंद्र हो गया, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार इत्यादि। आपको बताना है कि इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस या किन खिलाड़ियों को मिला या उनको सम्मानित किया गया। तो 22 में एक खिलाड़ी को मिला है 2022 में, और 2023 में यानी इस वर्ष, पिछले वर्ष अभी गुजरा हाल ही में, 2 खिलाड़ियों को मिला। उन 2 खिलाड़ियों के नाम हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। वर्ष 2023 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। एक नाम है यहाँ पर सुनील कुमार का, मोहम्मद शमी का, ओजस प्रवीण देवताले। इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बाकी ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी से संबंधित, मोहम्मद शमी क्रिकेट से सबको पता होगा, सुनील कुमार कुश्ती से सभी को पता होगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को कब स्थापित किया गया था? एक प्रश्न ये भी निकल के आता है इसकी हिस्ट्री से, 1991-92 में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जुड़ी ये चीजें, जैसे कि यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज के खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। और यह पुरस्कार जो है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उसके शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 25 लाख रुपए नकद मिलते हैं, एक पदक मिलता है, एक सम्मान पत्र मिलता है। ठीक है, और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। एक प्रश्न यह है, अर्जुन पुरस्कार को पहली बार कब स्थापित किया गया था? 1961। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। और इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की नगद धनराशि, अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा और एक सम्मान पत्र मिलता है। नंबर 16 पर आज ज्योग्राफी का प्रश्न है, जादूगोड़ा खाद्यान्न से किसका उत्पादन होता है? बहुत पूछा गया प्रश्न, और कहाँ है ये भी पूछा गया। झारखंड के यूरेनियम का उत्पादन होता है इससे। जादूगोड़ा खाद्यान्न एक यूरेनियम खाद्यान्न है जो जादूगोड़ा गांव, पूर्वी सिंहभूमि जिले, झारखंड, भारत में है। और यह भारत की पहली यूरेनियम खाद्यान्न थी। इसका संचालन हुआ 1967 में। नंबर 17 पर आ जाइए, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत चांदी के उत्पादन में अग्रणी नहीं है, उसका आयात करता है भारत। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में जाबर की खाद्यान्नें भारत में सबसे बड़ी चांदी की खाद्यान्नें है, और यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है।
भारत चांदी का प्रमुख उत्पादक नहीं है, इसलिए वह इसका आयात करता है। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन वैश्विक स्तर पर देखें तो मैक्सिको। दूसरा कौन सा है? चीन। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा मुख्य रूप से सैन्य हवाई अड्डों के लिए उपयोग किया जाता है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, बमरोली हवाई अड्डा। बमरोली एयरपोर्ट। देखिए, बमरोली हवाई अड्डा है, बमरोली एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है और प्रयागराज के लिए एक सिविल एनक्लेव के रूप में भी काम करता है बमरोली। एक और प्रश्न यूपी से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न तो प्रस्तावित है और न ही ऑपरेशनल? मतलब इनमें से उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना तो प्रस्तावित है, मतलब ना तो बनाया जा रहा है और ना ही संचालित है? वाराणसी में तो ऑपरेशनल है। अयोध्या में प्रस्तावित है। कुशीनगर में भी, लेकिन मुरादाबाद में नहीं है। मुरादाबाद में बनेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वो प्रस्तावित है, अभी संचालित नहीं है, कार्यात्मक स्थिति में नहीं है। तो मुरादाबाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है प्रस्तावित है। बाकी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की अगर सूची देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में 5 हैं। 5 में से 3 कार्यात्मक स्थिति में यानी ऑपरेशनल है और 2 प्रस्तावित हैं, मतलब बन रहे हैं। तो अयोध्या का जो है उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये प्रस्तावित है, भारत सरकार बना रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। कुशीनगर वाला जो है वो कार्यात्मक स्थिति में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम है इसका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही। लखनऊ वाला भी संचालित है, कार्यात्मक स्थिति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन इनको बना रहा है वो यहाँ लिखा है। नोएडा में जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम होगा, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्रस्तावित है, मतलब बन रहा है। और जो वाराणसी में है वो कार्यात्मक है, मतलब संचालित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये। तो 3 संचालित है, 2 प्रस्तावित। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या निवास करती है, यानी 526? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। देखिए, भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी वाले शीर्ष 10 राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, उसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ हैं, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264, असम में 190, केरल में 190, उत्तर प्रदेश में 173, पश्चिम बंगाल में 88 और राजस्थान में 69। ठीक है, यह संख्या हर 2 महीने में ऊपर नीचे हो सकती है। जो मेन है वो शुरू के 4 से 5, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, और यही रहेंगे। ये डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड और महाराष्ट्र में काफ़ी गैप है, लगभग 100 से भी ज़्यादा। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।